हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग सब अच्छे होंगे। लास्ट टाइम आप लोगों को एक टेस्ट लिया था, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन इन द एटम आर हेल्ड इन द न्यूक्लियस बाय। देखिए आपको पता है कि किसी एटम में जो सेंटर पर पार्टिकल होता है उसे न्यूक्लियस बोलते हैं ना, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या काटता है, चक्कर काटता है, ठीक है, ऑर्बिट्स में। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर काट रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को एक सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवा रहा है, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है बात आपको। देखिए इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, तो इसको अट्रैक्ट करेगा और यही अट्रैक्टिव फोर्स आपको क्या प्रोवाइड करवाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता तो आपका इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काट ही नहीं पाता और एटम में उसकी एग्जिस्टेंस मुश्किल हो जाती है ना। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ हेल्ड या बाउंड क्यों है, इस पर्टिकुलर फोर्स के कारण, जिसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हो और आपका कूलम्ब्स फोर्स भी बोल सकते हो। क्लियर है बात आपको। तो आपका आंसर आ जाएगा कूलम्ब फोर्स। सेकंड क्वेश्चन, इन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट विल बी द करेक्ट एंगल फॉर ए अल्फा स्कैटरिंग फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर b इज इक्वल टू 0। देखिए आपको पता है कि एक न्यूक्लियस है और इसके सेंटर के अलोंग ये एक एक्सिस है, ठीक है, और एक अल्फा पार्टिकल आप इसकी तरफ क्या कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, ठीक है कि नहीं बात आपको, अल्फा पार्टिकल। तो इस अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर और इस एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा इम्पैक्ट पैरामीटर होगा मतलब उतनी ही ऊंचाई से आपने अल्फा पार्टिकल को लॉन्च किया है, और अगर आपने इतनी ऊंचाई से लॉन्च किया है इसको तो बहुत कम चांसेस है वो इससे टकराएगा और वो सीधा चला जाएगा, सच डैट जो उसका डिफ्लेक्शन कितना होगा, 0 डिग्री। परंतु कंडीशन क्या दे रखी है, b इज इक्वल टू 0, मतलब आपने इस एक्सिस के अलोंग पार्टिकल को लॉन्च किया, अल्फा पार्टिकल को, ठीक है। तो आपका अल्फा पार्टिकल लॉन्च हुआ, अब वो इससे टकराएगा और टकरा कर एग्जैक्टली उल्टा मुड़ जाएगा, क्योंकि ये आपका लाइट मास है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो वहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगा 180 डिग्री होगा। ये मैंने थ्योरी पार्ट में ही बताया है, जब b 0 होता है तो डिफ्लेक्शन कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर है बात आपको। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज फॉर द हाइड्रोजन एटम इज, ठीक है, एंड दिस इज ऑब्टेन बाय द सब्स्टिट्यूटिंग इन द बाल्मर फॉर्मूला। पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाय n1 स्क्वेयर माइनस 1 बाय n2 स्क्वेयर। इन बाल्मर सीरीज n1 कितना होता है, 2 होता है, और n2 कितना होता है आपका 3 से लेके इन्फिनिटी तक होता है। क्लियर है बात आपको। आपको लैम्डा मिनिमम निकालना है और वो किस स्टेट के क्रॉसपोंड आएगा वो बताना है, मतलब कहाँ से कूदे 2 पर, मतलब आपको पता है ना कि कहाँ से जंप करे, लेकिन जंप कहाँ पर करे, 2 पर करे, तो आपको मिनिमम वेवलेंथ मिले बाल्मर सीरीज के क्रॉसपोंडिंग। देखो बेटा सिंपल सी बात है, अगर हम दिमाग लगाएं आपको ये मिनिमम चाहिए है ना। अगर मैं इसको उल्टा दूँ तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय आर 1 बाय n1 स्क्वेयर माइनस 1 बाय n2 स्क्वेयर। क्लियर है बात। इसमें पहले 3 पुट करो, ये तो फिक्स है 2 आएगा, तो 1 बाय आर 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9, ठीक है कि नहीं बात आपको। ये लैम्डा आ जाएगा जब वो जंप करता है 3 से 2 के ऊपर। क्लियर है। इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये 36 9 माइनस 4, 36 पलटी मार के ऊपर 36 r बाय 5r। क्लियर है बात आपको। अच्छा जी, अब अगर मैं 4 से जंप कराऊँ तो देखता हूँ 1 बाय आर 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 16 है ना, 4 का स्क्वायर 16, तो ये 16 4 माइनस 1 तो 16 बाय 3r। क्लियर है बात आपको। आप r तो कॉमन है, इसको देखो 36 बाय 5 तो ये 7 पॉइंट कुछ आएगा, 5 7 35 होता है, 7.2 आएगा। क्लियर है, जबकि ये 5 पॉइंट कुछ आ रहा है। क्लियर है कि नहीं बात आपको। तो जैसे जैसे आप जितनी ऊपर से जंप मारते जा रहे हो कि लैम्डा क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। समझो आप बात को, जैसे जैसे आप जितनी ऊपर से जंप मारोगे लैम्डा आपको क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम जंप आप कहाँ से मार सकते हो, इन्फिनिटी से मार सकते हो, और कहाँ पर मार सकते हो आप, n इजिकल टू 2 पर मार सकते हो। दिस विल बी n इजिकल टू 2 एंड दिस विल बी n इजिकल टू 1। तो इन्फिनिटी से अगर आप जंप मारोगे तो आपको जो लैम्डा मिलेगा वो मिलेगा मिनिमम। क्लियर है बात आपको। आप सोच भी सकते हैं, देखो जरा बेटा इसमें घबराने वाली बात नहीं है, जनरल सेंस से बात करता हूँ। ये n इजिकल टू 2 है और ये लेट n इजिकल टू n है, कहीं से भी आप जंप मारो तो आपको पता है कि en माइनस E2 मस्ट बी इक्वल टू hc बाय लैम्डा।
यही होता है। हायर से अगर आप जंप मारोगे नीचे की तरफ तो आपको एनर्जी को लूज़ करना पड़ेगा, और वो कितनी होगी, hc/λ या h/nu। क्लियर है बात आपको। जितना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा उतना ही लैम्डा क्या होगा, कम होगा। यहाँ से भी आप चीज़ों को समझ सकते हो, जितना एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही लैम्डा क्या होगा, कम। और एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा कब हो सकता है, जब आप कहाँ से जंप मारे, इन्फिनिटी से जंप मारे। क्लियर है बात आपको। तो आपको इन्फिनिटी से जंप मारना पड़ेगा, तो n इजिकल टू इन्फिनिटी एक ही ऑप्शन है, तो आपको वेवलेंथ निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप उसके सामने वाला ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। क्लियर है बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्मर सीरीज लाई इन विच स्पेक्ट्रम। आपको पता है ये विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ मैं। इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम लेट पोटेंशियल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय PE, वेरी गुड, एंड टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट टोटल TE। TE से टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है और PE से पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। अब आप अगर हायर लेवल पर जाते हो तो बताइए कि इन दोनों का क्या होगा, दोनों बढ़ेंगी, दोनों घटेंगी, या कोई एक घटेगा या फिर एक बढ़ेगा, या रिमेन सेम। ठीक है, वैसे ऑप्शन आपको दे रखे थे। तो बेटा जी टोटल एनर्जी की हाइड्रोजन के केस में बात करूँ तो आपने सीखा है 13.6 N/n² हाइड्रोजन के लिए। समझा है कि नहीं समझा ये बात आप लोगों ने, ठीक है। तो जैसे जैसे n बढ़ेगा, n इजिकल टू 1 पर टोटल एनर्जी कितनी है, देखो जरा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती थी बेटा ये। n इजिकल टू 2 पर टोटल एनर्जी कितनी होगी भाई बताओ, 4 पुट करो तो 4 का कितना आएगा, ये 3.4 आ जाएगा, -3.4। तो माइनस में आपकी वैल्यू घट रही है तो एनर्जी बढ़ रही है, समझ आई बात आपको। तो टोटल एनर्जी विल बी इंक्रीजेस। क्लियर है बात आपको। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, KZE²/R विद माइनस साइन। क्लियर है बात आपको, समझ आई नहीं है बात आपको, KZE²/R। और जैसे जैसे आपका R बढ़ेगा, जैसे जैसे R बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। क्लियर है बात आपको, लेकिन नेगेटिव में घटेगी। क्लियर है बात आपको, ये भी नेगेटिव साइन का ही मेन फंडा है। जैसे जैसे R बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, लेकिन नेगेटिव में घटेगी। इन द सेंस पहले -10 थी तो फिर -4 होगी, फिर -2 होगी R बढ़ने पर। तो भैया नेगेटिव में घट रही है तो एक्चुअली तो बढ़ रही है। क्लियर है कि नहीं बात आपको। तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बढ़ती हैं जब आप ऊपर वाले स्टेट में जाते हो, हायर लेवल एनर्जी स्टेट में जाते हो। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोहर रेडियस आपको R0 दे रखी है। द रेडियस ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय। रेडियस आपकी बोहर एटम में, बोहर जो भी मॉडल था उसमें रेडियस का फॉर्मूला क्या था, R0n²/z, शायद ये था। Z हाइड्रोजन के लिए तो 1 हो गया, तो पहली रेडियस कितनी होगी, R0 ही होगी, और जो दूसरी ऑर्बिट की रेडियस होगी वो कितनी होगी, R0 × 4। क्लियर है, n की जगह पुट करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो डेट कम्स आउट टू बी 4R0। सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक आपको याद होना चाहिए बस, ठीक है कि नहीं बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर रेडियस एंड न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ आयरन, आयरन का आपको Z26, A56 और यूरेनियम 92-238। न्यूक्लियर डेंसिटी आपको पता है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन दी मास नंबर, हाँ के ना। तो दोनों का रेशियो कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है कि नहीं बात आपको, ठीक है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो दोनों का रेशियो कितना होगा, 1 होगा। न्यूक्लियर डेंसिटी दोनों के लिए, और उनको डिवाइड करें तो कितना आएगा, रेशियो 1 आएगा। लेकिन अगर रेडियस का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है कि नहीं बात आपको, रेडियस का रेशियो, तो आपको पता है कि वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर पर डिपेंड करता है। क्लियर है बात आपको। तो अगर दिस इज़ रेडियस ऑफ आयरन तो ये A ऑफ आयरन लिया जाएगा, और ये यूरेनियम का लूम है, ठीक है कि नहीं बात आपको, U, तो ये कितना आ जाएगा, R0 A ऑफ यूरेनियम का 1/3। R0 से R0 कैंसिल, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 56 की 1/3, और ये आएगा 238 की 1/3। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये लेस देन 1 आने वाला है तकरीबन। क्लियर है बात आपको। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ये 0.6, जब सोल्व करेंगे इतना। तो रेडियस का रेशियो ये, और न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो कितना, 1। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई हमसे ही, ठीक है। ये आप लोगों ने हो सकता है कि ठीक किया हो, लेकिन क्वेश्चन ही थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। इसको ठीक कर मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं क्या पूछना चाहता था। कि कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम है और
that this will be equal to n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, this will be n is equal to 4 and this will be n is equal to 5। ठीक है, ये न्यूक्लियस है मेरा। ठीक है, न्यूक्लियस को थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको ये सॉरी ये तो है ही, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, क्या कह रहा है कि 4 से 3 पर कोई जंप करता है, 4 से 3 पर जंप करता है। ठीक है, तो ये कौन से रीजन में है, यहीं पर गलती हो गई। अगर हम देखें, आप देखो कि 1 पर आए, कहीं से भी आए, तो ये लेमन सीरीज होती है, और लेमन सीरीज किस में होती थी बेटा, अल्ट्रा वायलेट में होती थी। क्लियर है कि नहीं बात आपको? ठीक है, लेमन सीरीज किस में होती थी, अल्ट्रा वायलेट में। कहीं से भी आए लेकिन सेकंड पर आए तो कौन सी सीरीज होती थी, बाल्मर सीरीज होती थी। कहीं से भी आए 3 पर आए तो ये कौन सी सीरीज होती थी आपकी, इंफ्रारेड। ठीक है कि नहीं बात आपको, जिसको आप इसको तो लेमन बाल्मर पास्चन बोलते थे, है ना, पास्चन बोलते थे, और ये किसके अंदर आती थी, इंफ्रारेड के अंदर आती थी। 4 पर आए कहीं से और 5 पर भी आए कहीं से आए तो ये आपकी क्या होती थी, ब्रैकेट, और ये पी फंड, और लेकिन ये भी किसके अंदर आती थी, इंफ्रारेड के अंदर आती थी। क्लियर है बात आपको? अब क्वेश्चन में गलती क्या हुई, मैंने 4 से 3 पर जंप करवाया है और मैंने बोल दिया कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हुई है। वो हो ही नहीं सकती क्योंकि 1 पर आना जरूरी है अल्ट्रा वायलेट के लिए। तो क्लियर है, तो कौन सी रेडिएशन हो रही है, 4 से 3 पर जा रहा हूँ तो पास्चन का बाद गेम हो रहा है और इंफ्रारेड रेडिएशन आएगी। क्लियर है बात आपको? अब पूछा क्या गया है कि इंफ्रारेड रेडिएशन विल बी ऑब्टेन, लेकिन पूछना चाहिए था अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन विल बी ऑब्टेन। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो आपका आंसर आता कि जब 2 से 1 पर आते तो आपका क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होगी। क्लियर है कि नहीं बात आपको? कर लोगे बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच वन डिड रदरफोर्ड कंसिडर टू बी स्पॉटेड बाय द रेडियस रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच अल्फा पार्टिकल वर स्कैटर बाय द गोल्ड फॉइल। क्वेश्चन क्या है उसको दोबारा रिपीट करूंगा मैं और उसके 4 ऑप्शन को पढ़ूंगा और फिर आपको उसका आंसर देना है। देखो क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड ने क्या कंसिडर किया, टू स्पॉटेड बाय द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मतलब रदरफोर्ड ने जो बातें आपको बताई वो एक्सपेरिमेंट से मैच कर ही बताई हैं। तो इनमें से कौन सी बातें हैं जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से मैच होती है और फिर उसने उसको यूज़ में लिया अपनी थ्योरी में। पहला है कि न्यूक्लियस ऑफ ए एटम आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्सेस विच आर मच स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ये स्टेटमेंट तो है ठीक, परंतु इसके बारे में रदरफोर्ड साहब ने कोई बात नहीं की थी कि भाई न्यूक्लियस का, देखो उन्होंने इसके बारे में कुछ बात नहीं की। न्यूक्लियस में होते क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन के बावजूद भी टिके हुए हैं। इसके बारे में उन्होंने कोई बातचीत नहीं की थी। रियलिटी है ये, जो ऑप्शन दे रखा वो रियलिटी है, लेकिन इसके बारे में उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी अपने मॉडल में। ठीक है, सेकेंड, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द एटॉमिक न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर आप देखते हो कि आपने रदरफोर्ड मॉडल में एक टॉपिक क्या है, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, कि कितना ये इसके पास आ सकता है, तो आपने वहाँ क्या किया था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल को इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर लिख दिया था, के जेड ई स्क्वेयर बाय आर। क्लियर है कि नहीं बात आपको, के जेड ई स्क्वेयर बाय आर। ठीक है कि नहीं बात? तो जो कटता है कट कटाकर आपने लिखा था कि आर जो आया है, निकालना क्या था यहाँ पर, फोर्स ऑफ रिपल्शन आपको बताना था इनके बीच में, है ना। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कैसे बताओगे, रुक जाओ, ये तो आपको ने मैंने आर निकाल दिया गलती से, के जेड ई स्क्वेयर बाय हाफ एम वी स्क्वेयर, ये तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच आ गई। लेकिन इसने पूछा क्या है कि द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द एटॉमिक न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल वेरीज विद द डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये होगा भी बेटा, क्योंकि इनके बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जो फोर्स इनके बीच में लगेगा वो अल्टीमेटली और कुछ नहीं होगा, इनकी दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है कि बात? तो ये बात सत्य है और ये आप यहाँ से वो निकाल भी सकते हो। क्लियर है बात? तो ये चीज़ इसमें मेंशन है और आप इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे। तीसरा ऑप्शन क्या था, अल्फा पार्टिकल आर द न्यूक्लियाई ऑफ द हीलियम एटम। ये होता है, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट से ये बात आपने निकाली नहीं थी, आपने ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करने के लिए लिया था। ठीक है, एटम कैन एग्जिस्ट विद द सीरीज ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, नहीं ये बात इन्होंने नहीं की थी, आपके बोहर साहब ने की थी। क्लियर है बात आपको? तो आपका ऑप्शन आएगा बी कि इनके बीच का फोर्स आपकी इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि फ्यूज़न हुआ है आपका इस पर्टिकुलर एलिमेंट का ठीक है, ये एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया और कुछ एनर्जी क्या हुई होगी, रिलीज हुई होगी, हाँ के ना। तो देख लेते हैं पहले तो क्या बैलेंस है सारा, जेड बिल्कुल बैलेंस है। देखो ये 42 ये 42 और इसको करेंगे तो 98 और 98 बैलेंस है भाई, ठीक है कि नहीं बात आपको। तो आपको बताना क्या है इसमें, इसका मास आपको दे रखा है 97.90541 एटॉमिक मास यूनिट और इसका दे रखा है 48.95002 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है कि नहीं बात आपको। ओके, गुना 2 करना पड़ेगा क्योंकि 2 है ये, ठीक है। इसको 2 से गुना करेंगे और आप देखेंगे कि ये वाला साइड इस वाले साइड से थोड़ा अधिक है। क्लियर है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही अल्टीमेटली एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। आपको क्या निकालनी है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकालनी है। तो पहले आप डेल्टा एम निकाल लेंगे। डेल्टा एम कैसे निकालेंगे, 97.90541 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेट ये एक्स आया, मान लो एक्स आए, एक्स इसमें से माइनस करेंगे आप, जो आंसर आएगा ठीक है ये एटॉमिक मास यूनिट में आएगा, ठीक है। और इसको अगर आपको पता है कि एक एटॉमिक मास यूनिट किसकी कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, 931। तो 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं बात आपको, ठीक है। दैट्स कम्स आउट टू बी 944.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। The binding energy per nucleon for the parents nuclei is E1, then the daughter nuclei is E2। देखो भाई, पेरेंट न्यूक्लियाई मतलब मान लो ये पेरेंट है और ये टूट गए तो ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई कहलाती हैं। क्लियर है कि नहीं बात आपको। जब ये टूटे हैं, मान लो जब ये टूटे हैं, ये पेरेंट्स है और ये डॉटर है, तो पक्का कोई भी चीज़ होती है स्टेबिलिटी के लिए, तो इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू पेरेंट न्यूक्लियाई। क्लियर है बात आपको। इसकी एनर्जी E1 दे रखी है और इसकी एनर्जी E2 दे रखी है। कौन सी एनर्जी दे रखी है, बाइंडिंग एनर्जी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, हायर बाइंडिंग एनर्जी, तो पक्का E2 क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, E1 से। क्लियर है कि नहीं बात आपको, ठीक है बेटा। अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है और क्वांटिफाई होता है, डेट विल बी इक्वल टू NH/2π। तो ऑप्शन डी जाएगा इसका, ठीक है। एंगुलर स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ द बोहर, एंगुलर स्पीड का मतलब फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है बेटा वो मेरे से, है ना। फ्रीक्वेंसी याद करो, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, n³। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जितना ऊपर वो घूमेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम, मतलब वो स्लोली चक्कर काट रहा है। क्लियर है बात। ये ज़्यादा आपको डाटा याद रहना चाहिए ताकि आपको ईजी हो क्वेश्चन को करने में। लाइट एनर्जी इमिटेड बाय द स्टार इज ड्यू टू, जो स्टार वगैरह होते हैं वहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, डेट विल बी द ज्वाइनिंग ऑफ न्यूक्लियाई। क्लियर है बात। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन देखिए, द एटॉमिक गैस और वेपर इज एक्साइटेड एट लो प्रेशर। एक्साइटेड कर दिया आपने तो वो हाइयर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे और हाइयर एनर्जी स्टेट से वापस आएंगे तो एनर्जी को क्या करेंगे, रिलीज़। और जो एनर्जी रिलीज़ होती है तो आपको क्या मिलने वाला है, इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा भाई, इसमें तो दो राय है ही नहीं, क्या मिलेगा, इमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब इमिशन स्पेक्ट्रा में होती क्या है, आपको पता है क्या होता है इमिशन स्पेक्ट्रा में, कि अगर आप उसको ब्लैक बोर्ड के ऊपर या ब्लैक पेपर के ऊपर डालेंगे तो कुछ आपको कलर लाइनें मिलने वाली होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया था, आपके नंबर भी अच्छे आए हैं, लेकिन अभी और मेहनत की ज़रूरत है बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।